हाय। तो कैसे हो आप सभी। तो आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो है इंदिरा गोस्वामी की एक आत्मकथा है। ये एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। माओमनी रैसम गोस्वामी, इंदिरा गोस्वामी की एक आत्मकथा है, एक अधूरी आत्मकथा। इनमें उन्होंने अपने पूरी लाइफ के बारे में बताया है कि कैसे उन्हें वो डिप्रेशन जो उनके बचपन से उन पे हावी था और उनके दुखों के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में जो उन्हें अपनी लाइफ में भुगतने पड़े और वो कैसे इन सब चीज़ों से निकली, ये सब इस कहानी में बताती है वो। ये उनकी पूरी की पूरी आत्मकथा है। तो यह आत्मकथा हम शुरू करते हैं। तो ये ऑटोबायोग्राफी इंदिरा गोस्वामी की है। तो ये उनकी कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि इंदिरा विधवा होने के बाद वो एक टीचर का काम करने लगती है, वो भी आसाम के गोलपारा में। और बाद में वो वृंदावन चली गई क्योंकि उन्हें रामायण के ऊपर कोई रिसर्च करनी थी। वो उस समय के बारे में बात करती है जिसे वो याद कर सकती है, एक समय जिसे वह महसूस कर सकती थी, एक समय जब वो खुश थी। लेकिन वो हमें बताती है कि उनकी किस्मत में ये नहीं था कि उसका मन आराम से रहे, खुशी से बीते। एक अजीब सा डर उस छोटी सी उम्र में उनके दिल में बस गया था। वो हमें बताती है कि कैसे उन्हें वो अजीब गंध अभी तक याद है जो उनके पड़ोसी मिसेस जेम्स के घर से आती थी, और वो अजीब गंध अभी भी उन्हें डरा देती है। 10 साल की एज में उन्हें एक अजीब सा डर सताने लगा था जो उसने खुद बनाया है, जहां उनके पिता की मौत हो जाती है। वो कैसे भी करके बस अपने इस डर को सच नहीं होने देना चाहती है कि उसके पिता की डेथ होने वाली है। एक अजीब सा डर उसके मन में है कि उसके पिता की मौत हो जाएगी। पर होता यह है कि वो अपने पिता को खो देती है और वो हमेशा आत्महत्या के बारे में सोचने लगती है और वो बहुत चुप चुप सी दुखी सी हो जाती है। उसके पास अभी उसकी माँ है और वो उसके पिता से ज़्यादा दयालु है, पर वो अपने पिता को ज़्यादा चाहती है और ये भी कि वो उनके साथ ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है। वो अपने स्कूल के दिनों को याद करने लगती है और वो अपने दोस्तों को भी याद करने लगती है। उसने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया, हालांकि वो अपने यूरोपीय दोस्तों की जन्मदिन पार्टियों में शामिल होती थी क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि उनके बच्चे सरल जीवन और उच्च सोच सिद्धांत का पालन करें। हम कह सकते हैं कि विशेष अधिकारों की मान्यता उनके बचपन के दौरान उनके स्थायी साथी थी, मतलब बड़ी सोच के साथ बड़े होना। लेकिन ये सब उनके लिए इतनी बड़ी समस्या नहीं थी क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति भय, पीड़ा और आत्मविनाश से भरी थी। वो इन कांटों को दूर नहीं कर सकी जो उनके दिल को चुभती थी और इससे खून निकलता था। वो कहती है, उन दिनों की हताशा और आत्मघाती प्रवृत्ति ने मेरे दिल में एक अजीब सी जगह बना ली थी। और वो कहती है कि उस बुरे डर ने उसके मन को काफ़ी दुख दिया और वो अपने नज़दीकी लोगों से दूर नहीं होना चाहती थी। वो ये नहीं जान पा रही थी कि ये था क्या जो उस पर काबू कर चुका था। ये उनके अंदरूनी दिमाग की ईजाद थी जिसने उसके मन में डर बैठाया। उसने निकालने की कोशिश की, इस पे जीत हासिल करने की कोशिश की, पर वो नाकाम रही। वो शिलोंग में बिताए दिन के बारे में बात करती है। वो टाइम जब वो शिलोंग में थी, मेघालय का कैपिटल शिलोंग। उनके स्कूल में कोई हेड मिस्ट्रेस थी और वो काफ़ी ख़तरनाक थी, जिनसे उन्हें काफ़ी डर लगता था। और हमारे भी स्कूलों में तो होते थे ना कोई अजीब सी डरावनी सी हेड मिस्ट्रेस, बस वैसी ही। वो अपने बनाए हुए जीसस क्राइस्ट की पेंटिंग के बारे में बात करती है जो उन्होंने बनाई थी, कि उसे दुख पहुंचता था जब ये देखती थी कि कैसे क्राइस्ट को लटकाया गया, उनको वो कांटों का ताज पहनाया गया। और फिर वो उस कील की बात करती है जिसे जीसस क्राइस्ट पर ठोका गया था। अब वो शिलोंग में बड़ी हो रही थी, वो अब जवान हो रही थी। उन्हें याद है जब वो बड़ी हो रही थी तो कैसे लोगों की आंखें उसे देखती थी कि हाय कितनी खूबसूरत लड़की है, वाह मज़ा आ गया। वो कहती है कि वो जब 12 साल की हो गई थी तो उसके स्तन बड़े हो रहे थे, और ये कि उसे बहुत शर्म आ रही थी, और ये भी कि उसके पिता एक बार उसे बिना कपड़ों के नहाते देख लिया था। हाय तौबा, ये ज़िंदगी अजीब है। ऐसा लगता है कि हमने इसे समझ लिया है और बाद में ऐसा लगता है कि इसे समझ नहीं सकते। कभी मैंने कुछ बनाया और अचानक से ज़िंदगी उसे छीन लेती है। इसे समझना मुश्किल है।
हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है वैसे। जब वो छोटी थी तो उन्हें फ़िल्मों का शौक़ हुआ और उन्होंने सैमसन एंड डेलिया को बहुत पसंद किया। ये एक फ़िल्म के किरदार थे। उन्होंने सुना था कि कुछ सिपाहियों ने कैसे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफायर से पहले कितना दुख दिया, और बाद में इंदिरा अपने लाइफ के एक पड़ाव के बारे में बात करती है कि कैसे उन्होंने देखा कि मरे हुए आदमी के सामान लोग कैसे छीनते हैं, और कि कितने साल बाद जब उन्होंने देखा कि एक घड़ी और एक सोने की अंगूठी उनके पति की लाश से छीन ली गई थी। अपने पिता के रिटायरमेंट के बाद शिलोंग छोड़ना उनके परिवार के लिए एक दर्दनाक अनुभव था। अब वो बीते हुए सालों के बारे में सोचती है जिसने उन्हें एक अजीब तोहफ़ा दिया था। वो कहती है कि कैसे उसने अपने बचपन में अपने पिता को खो दिया, जिन्हें वो कभी खोना नहीं चाहती थी, पर उन्हें अपने पिता को खोना पड़ा। उन्होंने कहा कि अपने किसी नज़दीकी इंसान जिसे वो पसंद करती थी, इन्हें खोना काफ़ी दर्दनाक था। दिल की परतें ऐसे उतरती जैसे प्यास की उतरती है, एक के बाद एक। बहुत से नए चेहरे देखने को मिले ज़िंदगी में, लेकिन पुरानी यादें हमेशा ऐसी रही और अपरिवर्तित रही। वो बताती है कि उनके अंदर एक अजीब सा डर बना हुआ था और वो कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता था। उस समय उन्होंने लेखक बनने की सोची। उनको शादी के अच्छे ऑफ़र आते थे जब उनके पिता ज़िंदा थे, पर उनके पिता की मौत के बाद ऑफ़र आना बंद हो गए। लेकिन उनकी माँ कोशिश करती थी कि अच्छे ऑफ़र ला सके, लेकिन इंदिरा तो अपने एक डर से अभी भी जूझ रही थी और इस वजह से वो अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाती है। वो अपने एक डर के दुख को झेल रही थी, पर तभी वो एग्ज़ाम में फ़ेल होने की खबर से और भी ज़्यादा दुखी और चौंक जाती है। उन्होंने एक एग्ज़ाम का तरीका और किताबों के ज्ञान को समझने में काफ़ी टाइम लगा दिया था। वो खुल के कहती है कि उन्होंने एग्ज़ाम के सिस्टम को कोई ज़रूरी नहीं समझा कि वो इस सिस्टम को समझे, पर वो उन किताबों में लिखे ज्ञान को जो उन्हें स्कूल और कॉलेज में परोसा जाता था, वो उन्हें अपने दुख और डर से लड़ना नहीं सिखाता था। वो ज्ञान नहीं दे पाता था जो उनके ज़िंदगी के दुख और डर से बाहर निकाल पाए। वो 1961 में आत्महत्या करने की कोशिश करती है, पर कोई उन्हें उस समय बचा लेता है और उन्हें वो क्राइम करने से रोक लेता है और उन्हें अपने परिवार वालों के बारे में सोचने को कहता है। आत्महत्या से बच जाने के बाद इंदिरा को बाहर के लोगों से काफ़ी कुछ सुनना पड़ा कि शायद इसने कुछ गलती कर दी जिस वजह से ये आत्महत्या करना चाहती है। समझ रहे हो ना, वो इंडियन माइंडसेट। और वो कहती है कि मैं ज़्यादा जाति और सम्मान के बारे में सोच रही हूँ, ना कि अपने परिवार के बारे में। मेरे दिमाग ने मुझे सिर्फ भागना सिखाया है और मेरी शांति को पूरा लूट लिया है। और उस आत्महत्या की कोशिश के बाद मैंने खुद को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया। मैं काफ़ी थकी हुई महसूस करती थी और काफ़ी हद तक मैंने अपनी खूबसूरती खो दी थी। वो अपने बारे में बता रही है। और ये भी कि बाहर की दुनिया का सामना करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था और उन्हें काफ़ी कुछ राहगीरों से सुनना पड़ा, कुछ अजीब भद्दे टिप्पणी जो भुलाना मुश्किल था। और ये भी कि जब भी वो ये याद करती थी तो उनको काफ़ी दर्द होता था। वो बताती है कि वो काफ़ी हारा हुआ महसूस करती थी। वो उन चीज़ों के बारे में सोचती है जो उनके बीते समय में हुए, कि कैसे उन्हें लोगों की सुननी पड़ी, लेकिन अब वो इन सब को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहती है। उन्होंने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की और ये भी कि वो शादी के लिए तैयार थी, लेकिन बात ये थी कि कोई भी एक आत्महत्या की कोशिश करने वाली लड़की से कोई शादी नहीं करना चाहता था। उन्हें लोगों की आवाज़ें याद है जो कहती थी कि ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जो खुद मरने की कोशिश कर चुकी है। तो ये सब सुनने के बाद उन्हें काफ़ी टाइम तक कुंवारी रहना पड़ा अपनी दुखी विधवा माँ के साथ। और इन सब चीज़ों के बीच ज्योतिष पंडित भी मेरे इस दुख की आग को भड़काने का काम करते थे। वो कहते थे कि इस लड़की के आने वाला समय बहुत कठिन होगा, इसे बहुत दुख मिलेगा। और भी वो पंडित कहता था कि इसकी शादी कराओ, इससे अच्छा इसे काट के नदी में बहा दो। तो इन सब
सुविचारों को सुनने के बाद उनका मन दुखी हो जाता था और वो अब ये करती है कि वो अब लिटरेचर की तरफ बढ़ती है और ये भी कि एक चीज़ थी जो उनके दुख के घाव पे मरहम का काम करता था। इन सब के बाद एक पहला टर्निंग पॉइंट आता है उनकी लाइफ में अप्रैल 1962 में, जब वो माधवन रॉयसम, यंगर शॉर्ट में बोले तो मधु, जो एक इंजीनियर था और वो मैसूर से गुवाहाटी आया था कुछ कंस्ट्रक्शन काम से, जो शायद इंदिरा का हस्बैंड हो सकता था। एक पिकनिक के दौरान मधु कोशिश करता है इंदिरा के पास आने की और बात करता है कि इंदिरा काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। वो उनसे उनके फ्यूचर के बारे में पूछता है, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि वो तो अपने सपनों की दुनिया में काफ़ी दुखी है। और वो जब कहानी लिखती है तो वो भी दुख भरी होती है। उन्होंने कितनी बार सोचा कि क्यों ना चर्च में नन बन जाए और हमेशा के लिए इस दुनियादारी की झंझट से बाहर चली जाए। अप्रैल 1963 उनकी माँ ने मधु के शादी का प्रपोज़ल इंदिरा के लिए जो था उसे ठुकरा दिया क्योंकि वो आदमी साउथ का था। और आगे इंदिरा अपने एक आशिक से शादी करती है, वो भी कोर्ट में। लेकिन जब वो घर आती है तो काफ़ी दुखी हो जाती है और बाद में इन सब चीज़ों के बारे में सोचती है कि वो शादी तो किसी और से कर चुकी है, लेकिन मन ही मन वो बहुत ज़्यादा मधु को चाहती है। उन्हें काफ़ी मानसिक स्थिति से गुजरना पड़ा और अब उन्हें उनके पति ने कुछ टाइम बाद उसे डिवोर्स भी दे दिया और ये बात अब काफ़ी लोग जान गए हैं। उसके परिवार वाले उसके मानसिक स्थिति के बारे में नहीं समझ पा रहे थे और हुआ ये कि इंदिरा अब डिप्रेशन की शिकार हो गई। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद वो मधु से शादी करती है अक्टूबर 1965 में और वो गुजरात चली जाती है मधु के साथ, जहां मधु इस वक्त काम करता है। और ये बदलती जगह इंदिरा के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुई क्योंकि यहाँ आके वो अपनी उस डर और दुख को भूल गई। हर दिन कुछ नया था, वो काफ़ी खुश थी और ये भी कि अब प्यार की ताकत को वो समझने लगी थी। इंदिरा गुजरात में बिताए दिनों के बारे में बताती है कि कितनी अच्छी जगह है, अच्छे नज़ारे थे और मधु के साथ उन नज़ारों को देखना और भी ज़्यादा खूबसूरत होता था। और अब फिर कुछ हुआ जो अच्छा नहीं था। इंडो पाक वार, भारत और पाक के बीच युद्ध छिड़ गया और इंदिरा बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि अब क्या होगा, क्योंकि पाक फ़ौज मधु द्वारा बनाया गया पुल उड़ा देना चाहते थे और बहुत जल्द ये युद्ध के डर के साथ ही ख़त्म हुआ। बाद में मधु का ट्रांसफ़र कश्मीर में हो गया, जहां वो जाके सेटल हो गए। लेकिन कुछ दिनों में ही इंदिरा को एक अजीब सी टेंशन जकड़ने लगी कि इंदिरा को कुछ बुरा होने का आभास होने लगा था। और हुआ ये कि मधु की डेथ हो गई एक दुर्घटना में। मधु हॉस्पिटल में था, उसके सर से लेकर छाती तक खून था और वो मर चुका था। अब इंदिरा अपने ज़िंदगी की खुशी खो चुकी थी। मधु की मौत के बाद से वो काफ़ी दुखी हो गई थी। उन्होंने एक टीचर की जॉब शुरू कर दी सैनिक स्कूल गोपारा में और बस उसको लोगों से सद्भावना मिलती थी कि हाँ भाई, इस लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ है। हर शाम को उसे ऐसा लगता था कि शायद उसे मधु की एक आवाज़ सुनाई दे, पर ऐसा नहीं हो पाता था। वो बताती है अपने दिमागी हालत के बारे में कि कैसे उनका मन काफ़ी दुखी सा रहने लगा। वो काफ़ी दुखी रहती थी। उन्होंने कहा कि वो इतनी दुखी थी कि वो बाहर निकल के खुले आसमान का सामना नहीं कर सकती थी। अब उन्हें एक नोवेल आधी ख़त्म करी थी कि तभी उन्हें अमृता प्रीतम मिली, जिन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बची आधी नोवेल पूरी करके ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि ये एक इंसान की अंदरूनी ताकत या दुख निकालने का दम रखता है, अंदर के दुख को ख़त्म कर सकता है। इसलिए तुम अपनी ये नोवेल पूरी करो। एक विधवा के तौर पर उसे इस इंडियन सोसाइटी में काफ़ी दुख झेलना पड़ा था। उन्हें याद है कि कैसे उनकी एक आंटी को, जो विधवा थी, एक ब्राह्मण औरत से ये सुनना पड़ा था कि इसको छूना मत, ये अपवित्र है और ये अपने दिल में पाप की गंदगी लेके घूम रही है। काफ़ी खूबसूरत और एक विधवा होने के कारण उन्हें स्कूल में काफ़ी दूसरे आदमी टीचर देखते थे, उनकी ओर आकर्षित होते थे। वो काफ़ी नींद की गोली खाती थी
लेकिन नींद तो आती ही नहीं थी। लेकिन इससे थोड़ा नशा हो जाता था जिसमें वो मधु को याद किया करती थी। जब वो इन चीज़ों से जूझ रही थी तो वो कहती है कि स्कूल में बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती थी जिसे वो अपने दुख को भुलाने की कोशिश करती थी, पर कितनी बार ऐसा होता था कि ये दुख उन पे हावी हो जाता था और उन्हें अंधेरे की ओर धकेलता था। वो ये बार बार सोचती थी कि कैसे मधु के बिना रहना पड़ेगा, और वो फिर किताबें और अपने पिता की डायरीज पढ़ने लगती थी। लेकिन डिप्रेशन बार बार मन को दुखी कर देता था, इतना दुखी कि मन ही नहीं करता था कुछ करने का। स्कूल में काम करने का भी मन नहीं करता था क्योंकि वो बचपन की यादें डरावनी थी और मधु के साथ रहते हुए वो काफ़ी कुछ भूल गई थी। लेकिन अब मधु नहीं है तो उन्हें और भी ज़्यादा दुख होता है। उनके पास एक नोटबुक थी जिसे वो अपने पास रखती थी और हमेशा अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस लिखती थी। वो हमेशा लिखती और रिक्शा से मार्केट जाके नींद की गोली खरीदती थी। अब बस यही काम बच गया था। उनके साथ काम करने वाले मिस्टर सिंह काफ़ी टाइम उन्हें बोल चुके कि वो उनके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करे, लेकिन इंदिरा कभी भी सही जवाब नहीं देती थी। वो अभी भी अपनी उसी पुराने दुख के बारे में सोचती है और उस दर्द दुख में डूबे हुए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो कुछ आगे कहती ही नहीं है। इंदिरा कहती है कि जब भी मुझे मन करता था आकाश की ओर देखने की तो मैं काफ़ी दुखी हो जाती थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था। और वो आगे कहती है कि वो इतनी ज़्यादा दुखी रहने लगी कि लोग जो उनके आस-पास खुश रहते थे वो उनकी खुशी देख के दुखी हो जाया करती थी। इंदिरा जो शॉर्ट स्टोरीज़ लिखती थी उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी वाहवाही और तारीफ़ें बटोरी। डॉक्टर कमाल, रत्नाम, अमृता प्रीतम और मिस्टर गुलाब से। सैनिक स्कूल को छोड़ के वो अब वृंदावन जाना चाहती थी और भी कि वो आगे के अपने भविष्य को लेके कंफ्यूज थी। वो कृष्णा और राम के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो वृंदावन जाना चाहती थी। वो काफ़ी कंफ्यूज थी कि वो जाए कि नहीं जाए क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो सोचती है कि काश मधु होता इस समय उसे समझाने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए, और फिर वो कहती है कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। तभी वो अपने सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल से मिलती है कि अगर वो वृंदावन से वापस आए तो क्या उसे वहाँ वापस काम मिल पाएगा, लेकिन वो मना कर देते हैं। और काफ़ी टाइम बाद जब वो इंदिरा को दिल्ली में मिलता है तो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी, तो वो कह देती है नहीं। अगस्त 1969 वो निकल पड़ी अकेले वृंदावन के लिए और वो मथुरा पहुंची और एक टोंगा लेके वृंदावन गई क्योंकि मधु उनके साथ यहाँ आना चाहता था। इंदिरा यहाँ आ तो गई थी लेकिन वो अब भी काफ़ी दुखी थी और वो ये सोचती थी कि काश मधु भी यहाँ होता, और अपने फिर वही पुराने दुख को सोच सोच के और भी ज़्यादा दुखी हो जाती थी। और इंदिरा ने वृंदावन में ना तो गुरु से और ना ही उनकी बीवी से अपने दुख साझा किए। उन्होंने कोशिश की ताकि इंदिरा को अच्छा लगे, लेकिन इंदिरा पे जो बीती उसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। अगली सुबह स्वामी जी इंदिरा को यूनिवर्सिटी ले जाते हैं। वो अपना रिसर्च वर्क कर पाएगी और फिर गुरुजी उससे कुछ सवाल करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। वो सिर्फ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलती है कि कितना ख़राब है ये एजुकेशन सिस्टम, और हमें भी लगता है ना। वो कितनी बार सोचती है गुवाहाटी जाने की, लेकिन वो नहीं जाती। वो वहीं रहती है क्योंकि उसे ऐसा अजीब सा लगता है यहाँ पे, और ये भी कि वो अब नीचे ज़मीन पे सोती है। वो कितनी बार सोचती है गुवाहाटी जाने की, लेकिन वो नहीं जाती। वो वहीं रहती है क्योंकि ऐसा अजीब सा लगता है उसे वहाँ रहते हुए, और ये भी कि अब वो नीचे ज़मीन पे सोती है। आगे वो बस बात करती है कि वृंदावन में आके वो आगे की रिसर्च जारी रखती है। जिस चीज़ ने उसे बहुत दुख दिया, मधु की याद और वो डिप्रेशन, उन चीज़ों से बाहर आने की कोशिश करती है और बात करती है उस अंधेरे रूम की जहाँ वो रहती थी। वो अभी भी लड़ रही है अपने उस बीते दुख से और वो इन चीज़ों से आगे बढ़ना चाहती है। वृंदावन के टीचरों ने इंदिरा की मानसिक स्थिति के बारे में पता किया। वो उसे देवोरिया सन्यासी के पास लेके गए जहाँ उसे कुछ मानसिक शांति मिले, लेकिन वो अपने टीचर से
जुड़ना चाहती है, ना कि बाबा से, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो उसी को दोषी ना ठहरा दे। लेकिन वो बाबा कह देते हैं कि ये लड़की खुद को मारना चाहती है, इसके बैग में जहर की गोलियां हैं। वो उनसे और भी चीज़ें पूछना चाहती थी लेकिन नहीं पूछ पाती है, और बाद में कहती है कि उसने अभी तक मधु की अस्थियां विसर्जित नहीं की है, बल्कि वो तो मधु की पुरानी शर्ट की जेब में डाली रखती है। और फिर एक बार वो मुन्नी बाबा से मिलती है, जो कहते हैं कि इंदिरा को फिर से किसी से शादी कर लेनी चाहिए ताकि वो अपने दुख से बाहर आ सके। वो आगे एक और भिक्षु से मिलती है, जो कहता है कि एक अंधेरे कमरे में वो उसके साथ बिना कपड़े के साधना करे, लेकिन वो वहाँ से उसी टाइम उठ के चली जाती है, क्योंकि ये तो रॉन्ग कॉल हुआ ना भाई। वो अपने एक दोस्त मुन्नी, जो उसके साथ उस वृंदावन इंस्टीट्यूट में पढ़ती है, उसके भाई की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है भाई। वो उसे पसंद करने लगती है। जब वो घर जा रही थी तो मुन्नी ने अपने भाई को कहा कि इसके साथ जाओ, तो वो जाता है। इंदिरा बताती है कि कैसा रास्ता था, एकदम अजीब। उसका धक्का इंदिरा को लगता था। इंदिरा ये सोचती है कि काश मधु उसके बगल में बैठा होता। अपने घर पहुंचने के बाद वो अपने घर के छत पे जाती है और वहाँ से ब्रह्म कुंड को देखती है, जो चांदनी रात में खूबसूरत दिख रहा था। और वो ये भी बताती है कि एक लड़का उसके साथ ऊपर आते वक्त पीछा कर रहा था। अब वो लड़का उसके बगल में आके खड़ा हो गया। वो उसके करीब जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं भाई। और इसी बीच वो कैसे ना कैसे कंट्रोल करके वहाँ से चली जाती है। वो लड़का शायद वो मुन्नी का भाई ही था शायद। वो बताती है कि वृंदावन में सारी विधवाओं का शोषण होता है। वो बताती है कि वहाँ के बेकार स्थिति के बारे में। वो वहाँ से निकलना चाहती है लेकिन वो नहीं निकलती। एक दिन वृंदावन में इंदिरा का कोई पुराना साथी, जो उसके साथ काम करता था सैनिक स्कूल में, गुरुचरण आता है और वो उसे इंदिरा को प्रपोज करता है ताकि वो उसे शादी कर ले। लेकिन इंदिरा मना कर देती है। वो अभी सिर्फ अपने रिसर्च पर फोकस रहना चाहती है। वो कहती है कि एक अमीर आदमी का आखिर पैसा अंत होगा कहाँ, सब एक तरीके से नश्वर है। वो बताती है कि कैसे एक दिन उनके कमरे में सांप आ गया और वो सोचने लगी कि कब तक उस सिंधी डॉक्टर से लाए हुए वो नींद की दवाई खाती रहेगी। क्या दर्द होगा अगर वो इस सांप के काटने से मर जाए। तो ये सब सोचते हुए वो नींद ले लेती है। फिर वो बताती है कि आगे अपने गुरु के बारे में, जिन्होंने उनका काफ़ी साथ दिया। वो अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाया करते थे और ये सुनकर इंदिरा को अच्छा लगता था। वो इंदिरा के लिए पिता, माता, भाई था, सब था। वो इंदिरा को आने वाले रास्तों के बारे में मार्गदर्शन देते थे। इन सब के बाद भी वो खूब नींद की गोली खाने लगी। लेकिन एक दिन इंदिरा ने सब कुछ बता दिया अपने गुरु को, अपने सारे दुख दर्द के बारे में, और कहा कि उसकी मदद करें सर। इंदिरा ने कहा कि आप जानते हैं गुरुदेव, मैंने बचपन से एक अजीब से दुख को अपने मन में लेकर साथ लेकर जिया है। मैं उसे काफ़ी हद तक बाहर आ गई थी जब मैंने मधु से शादी करी थी। गुरुजी कहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, और इंदिरा को एक ताबीज़ देते हैं कि इसे दिन में 100 बार जपना, तुम्हें आराम मिल सकता है। इसके बाद वो मिस्टर कायको बुर्जुर से मिलती है, जो एक इंजीनियर इन चीफ था एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में, जिन्होंने इंदिरा की बहुत मदद की थी जब उसे मदद चाहिए थी। इंदिरा किसी काम से दिल्ली जाती है और वो वृंदावन आने से पहले एक रात एक होटल में बिताती है उस कायकोस के साथ। और जब वो वापस आती है तो उसे काफ़ी बुरा लगने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसने ऐसा किया क्यों। वो खुद से घृणा करने लगती है। वो रात भर ये सोचती है कि उसने ऐसा क्यों किया, और वो कहती है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वो रात जो मैं दिल्ली में बिता के आई हूँ। उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है। वो कहती है कि वो काश वो सांप फिर आ जाए और मुझे काट ले। फिर वो उठ के अपने बैग देखती है जिसमें थोड़ी नींद की गोली पड़ी है। तो कहती है कि इतना तो बहुत है खुद को मारने के लिए, और वो अपने उस दिल्ली वाले रात में बिताए वो कपड़े निकाल के एक तरफ फेंक देती है।
और उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया जब उसने अपने शिक्षक और उनकी पत्नी के साथ रंगा जी मंदिर का दौरा किया। वो कहती है कि हम तीनों भगवान तिरुपति की छवि के सामने एक लाइन में खड़े थे और वो बताती है कि उन्हें वहाँ जाके अच्छा लगा था। आगे इंदिरा बताती है एक वेश्या के बारे में जो अक्सर इंदिरा के पास एक लेटर लिखवाने के लिए आती थी, जो उसके एक आदमी जिससे वो प्यार करती है उसको भेजती थी। उस वेश्या ने उसे एक रात के बारे में बताया जब वो एक ट्रेन में दो आदमियों के साथ अश्लील तरीके से बिताने के बारे में बताया। इंदिरा उसे पूछती है कि कैसे ऐसे इंसान के साथ आखिर कैसे रात बिता सकते हैं और अपना पूरा शरीर कैसे सौंप सकते हैं जिसे ना तो हम जानते हैं और ना ही प्यार करते हैं। वेश्या तो एक रहस्यमयी हंसी हंसती है और इंदिरा घबरा जाती है। काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद वो बताती है अपने गुरु के बारे में जिनकी शरण में इंदिरा का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। वो खुश होने लगी थी और उसके दिल के दुख हट रहे थे। वो बताती है कि उसको अब यहाँ ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। उसके गुरु कभी माँ बन के इंदिरा के सर को सहलाते और जब ज़रूरत पड़ती तो वो टॉर्च लेके इंदिरा के कमरे में घुसा सांप को भी ढूंढते थे। वो कहती है कि उनके गुरु उनकी माँ से भी बढ़कर थे। इंदिरा की माँ एक दिन जोर देती है कि उसे लेक्चर के पोस्ट के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। वो कहती है कि शायद अपनी ताकत को नहीं पहचान रही है। वो इंदिरा कहती है कि उससे भी ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे लड़के लड़कियां आएंगी वहाँ, मैं कैसे कर पाऊँगी उसे। तो उसके टीचर वो इंदिरा को कहते हैं कि वो भी उसके साथ चलेंगे इंटरव्यू देने। इससे पहले वो निकलते इंटरव्यू के लिए इंदिरा के टीचर इंदिरा को काउरी बाबा के पास ले जाते हैं आशीर्वाद दिलाने। दिल्ली पहुंचने के बाद भी इंदिरा को कभी मधु तो कभी कैकोस के साथ बिताई हुई रात याद आती है। तो उसके टीचर काफ़ी साथ दे रहे थे, समझा रहे थे, पर वो तो रोने लगती थी। तो पूछती है अपने टीचर से कि क्या होता है मरने के बाद, क्या वो कभी मधु से मिल पाएगी। तो उसके टीचर कहते हैं कि ये कोई नहीं जानता कि मरने के बाद क्या होता है। फिर से इंदिरा वही ख्याल दोहराने लगी, मधु और सब कुछ। फिर वो अपने किताबें खोलने लगी, देखने लगी। इंटरव्यू काफ़ी अच्छा निकल गया और वो बताती है कि कितना बढ़िया इंटरव्यू था वो। एक महीने बाद ही उन्हें एक अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। एंड में वो अपने टीचर को श्रद्धांजलि देती है, उपेंद्र चंद्र लेखरू, और बताती है कि कैसे अभी तक इंदिरा के पास वो ताबीज़ है जो उसके टीचर ने इंदिरा के बाजू में बांधा था। वो बताती है कि मैं अभी तक वो दिन नहीं भूली जब मैं उनकी बातें सुना करती थी। मेरे शिक्षक ने मुझे न तो एक प्रसिद्ध लेखक और न ही एक प्रसिद्ध विद्वान होने के लिए प्रेरित किया, लेकिन एक व्यक्ति को सभी मानवीय गुणों से संपन्न होना चाहिए। मानवता को कोई चीज़ नहीं नाप सकती। मेरे शिक्षक के लिए मानवता ही प्रमुख विचार था और कुछ नहीं। तो इंदिरा अपनी पूरी की पूरी स्टोरी में सारी चीज़ें बताती है कि कैसे उनके बचपन में वो डिप्रेशन उनके ऊपर हावी हुआ था। अक्सर हम देखते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ये डिप्रेशन क्या होता है? इसको कहा जाता है, वैसे एक भूत कहा जाता है जो एक अंदरूनी भूत होता है। समझ रहे हैं आप? अंदरूनी दिमाग की ईजाद, ये हमारे दिमाग में बनता है। हम चीज़ों को जोड़ जोड़ के इसको एक ऐसा रूप दे देते हैं जिससे हम डरते हैं। ये एक समझ लो आपकी एक दिमागी हालत का बस एक भूत है जो हम अपने अंदर बना लेते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इनके शिकार होते हैं। अगर कोई ऐसा शिकार आपको मिल जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि उससे प्यार से बात करना, क्योंकि बहुत ये मतलब काफ़ी तंग रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये खुश दिखेंगे लेकिन कहीं ना कहीं जब ये अकेले होंगे तो अपनी वही पुरानी ख्याल, जैसे इस कहानी में जब वो बताती थी जब भी वो अकेली होती थी तो कैसे आपने देखा मधु के बारे में सोचना, फिर उनके लाइफ में क्या कुछ नहीं होता, उनके फादर की डेथ हो जाती है, तो ये सब चीज़ें चलती है। तो हमारे भी बीच बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब डिप्रेशन के शिकार होते हैं। हमें पता नहीं होता, हम इतनी आसानी से किसी को नहीं जान पाते, लेकिन लोग जज कर लेते हैं, बहुत जल्दी जज कर लेते हैं किसी को भी। तो हमें इतनी जल्दी नहीं जज करना चाहिए, तो समझना चाहिए किसी इंसान को। तो ये थी पूरी आत्मकथा, अधूरी आत्मकथा इसको कहा गया, एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी।
तो ये थी इंदिरा गोस्वामी की। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर नीचे कमेंट ज़रूर करना, यार लाइक भी करना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वो सब कुछ फ्री है। ठीक है, धन्यवाद।